पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक देश के डेटा का इस्तेमाल दूसरे देश में गुप्त संपत्ति के तौर पर चोरी छिपे नहीं होना चाहिए। ग्लोबल वीक 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली को बेहतर तरीके से कायम रखा जाना चाहिए। निजता, डेटा सुरक्षा और निगरानी पर उचित नियंत्रण के लिए जरूरी है। देश में डेटा सुरक्षा पर काम चल रहा है। इस संबंध में विधेयक की संसद की प्रवर समिति समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक में सरकार ने तय किया है कि व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल सिर्फ सहमति के बाद ही हो सकता है। चीन के संबंधित ऐप रोके जाने के बाद देश में ऐप के विकास के समर्थन के बारे में सरकार ने कहा कि सरकार के पास स्टार्टअप्स के समर्थन की कई योजनाएं हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय स्टार्टअप को सहयोग दे रही हैं। Do we need to have more transparency in our data management, in our data ecosystem? As far as India is concerned, I am very clear, and so is my Prime Minister. Data sovereignty shall not be compromised. Any sort of data imperialism is also plainly unacceptable. You may have seen, to protect the data of Indians, the privacy of India's security, we have taken some tough measures, and we shall continue to take those measures, because it is very important that now there is a more transparent exchange of the data requirement and also the digital ecosystem, which rest upon surer foundations. That's very clear. उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को उन प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया जिनके तहत कंपनियां और ई कॉमर्स कारोबारियों को सभी उत्पादों पर उनके मूल उद्गम स्थल को अंकित करना आवश्यक है। यानी उत्पाद किस देश में बना है ये बताना जरूरी है। सभी उत्पादों पर उसके उत्पत्ति स्थल का उल्लेख करने का प्रावधान जनवरी 2018 से लागू है और ये कानून सभी विनिर्माताओं, आयातकों, पैकर्स और ई कॉमर्स कारोबारियों के लिए है। उन्होंने कहा कि उत्पाद के उद्गम स्थल के ब्यौरे के उस उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य, उपयोग करने की सुरक्षित अवधि, उत्पाद की कुल मात्रा और उपभोक्ता देखभाल जैसे अन्य विवरणों को प्रकाशित करना भी अनिवार्य है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि उपभोक्ता चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। किसी तरह की शिकायत के मिलने पर या केंद्र सरकार के निर्देश पर CCPA के पास उपभोक्ता अधिकारों या अनुचित व्यापार प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित मामलों की पूछताछ करने या जांच करने की शक्तियां होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मई के महीने में देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के संकेत देखे जा सकते हैं। इसकी झलक मिलती है सरकार की तरफ से जारी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP के आंकड़ों में। मई के महीने का IIP इंडेक्स 88.4 पर रहा। अप्रैल में ये 53.6 पर था। साफ संकेत है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मई के महीने में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। अगर 2011-12 को आधार वर्ष माना जाए तो मई के महीने का IIP 88.4 बैठता है। इस महीने खनन का IIP अप्रैल के 78.7 से बढ़कर 87 पर पहुंचा। मैन्युफैक्चरिंग का IIP 82.4 रहा, जो अप्रैल में मात्र 41.5 पर था। और बिजली का IIP अप्रैल के 122.5 से बढ़कर 149.6 पर आ गया। ICSE के 10वीं और ISC की 12वीं की कक्षा के साल 2020 की परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस साल के नतीजों की बात की जाए तो 10वीं में 99.33% और 12वीं में 96.84% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस बार छात्रों को डिजिटल साइन वाली मार्कशीट मिलेगी। वहीं काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के सचिव गैरी अराथुन ने कहा कि इस बार की परिस्थितियां अपवाद हैं, जिनके मद्देनजर बोर्ड इस बार 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं करेगा। ICSE बोर्ड ने पिछले हफ्ते कोविड-19 के कारण कई परीक्षाएं रद्द होने के बाद वैकल्पिक मूल्यांकन योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है उनके अंकों का निर्धारण उस विषय में 3 बेहतर प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर किया गया। साथ ही आंतरिक आकलन, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क को भी इसमें शामिल किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा सोना तस्करी मामले की जांच देश की प्रमुख जांच एजेंसी एनआईए को सौंपने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर इस निर्णय की जानकारी दी। इसमें कहा गया कि मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा रही है क्योंकि संगठित तस्करी ऑपरेशन से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इससे पहले केरल सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की थी। गृह मंत्रालय के इस फैसले का केरल सरकार ने स्वागत किया है। उद्योग मंत्री ईपी जयराजन ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और पूरा सच सामने आना चाहिए। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे आज सुबह कानपुर के भौती इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक उज्जैन से कानपुर उसे लाते समय बारिश की वजह से हुए सड़क हादसे में पुलिस वाहन पलट गया। इसके बाद विकास दुबे ने इंस्पेक्टर से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। पुलिस वाहन पलटने से हुए इस हादसे में 3 सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बिहार और झारखंड के साथ पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश से कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तर भारत के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारिश के बाद यहां बाढ़ की स्थिति एक बार फिर बिगड़ गई है। वहीं उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी है। इन राज्यों में शनिवार तक बारिश होने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर गुजरात में बारिश में कमी के बाद नदियों का जलस्तर घटा है। हालांकि कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां कुछ जगहों पर अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। पश्चिम तट पर भी भारी बारिश जारी है। यहां कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और केरल में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ